हेलो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने बोला था कि आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको यहाँ पर थोड़ा लिख में लेते हैं। देखिए D1 की वैल्यू, तो देखिए इस स्ट्रेट वायर में जो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ से D1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और D2 की वैल्यू यहाँ से इस वायर का गैप 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से इस वायर का गैप 4.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो आपको पता है कि वी नो दैट फोर्स पर लेंथ इज इक्वल टू F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। लेकिन F की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स ऑन द टोटल लेंथ इज इक्वल टू F म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू L। तो यहाँ पर जो फोर्स पर लेंथ था वो F अपॉन L था, वहां से मैंने F को कैलकुलेट किया तो L कहां चला गया? यहाँ चला गया। केस 1, जब मैं पर्टिकुलर केस 1 को ले रहा हूँ, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू 1 एम्पियर। क्लियर? बोथ ऑफ द वायर have parallel condition and both of the wire have the current direction in the same direction। तो इस केस को मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो ऑटोमेटिकली जब दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो लगने वाला फोर्स उस वायर पर स्ट्रेट वायर की ओर होगा। मतलब कहां पे होगा? जैसे मान लो 2 वायर है, तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही अपोजिट करंट का फिनोमिना आएगा, अपोजिट करंट में ये रिपेल करेगा। क्लियर? तो जब D1 गैप 2 सेंटीमीटर का है तो आपको मैंने इस फॉर्मूले पर F1 कैलकुलेट किया। 4 सेंटीमीटर वायर है, इसकी जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ दिस वायर इज 4 सेंटीमीटर। ये जो वायर है इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर F1 आ रहा है 8 × 10⁻⁷ न्यूटन टुवर्ड्स द स्ट्रेट वायर एंड एज वेल एज व्हेन D2 4.5 सेंटीमीटर रखने पर जो F2 आएगा फार अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। क्लियर? इस वायर पर फोर्स लग रहा है, इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो इसे वायर की ओर खींच रहा है, इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो इसे दूर ले जा रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा? F1 माइनस F2। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.45 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा सा डाउट था कि क्वेश्चन नंबर 8 एक CBSE और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूं, अगर मान लो जैसे यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, अगर मैं इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट डाल दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अपर डायरेक्टिव करंट, यहाँ पर क्या हो जाएगी? लोअर डायरेक्टिव करंट। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फिनोमिना भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और एम्पियर्स लॉ देन एप्लीकेशन 1 एंड 2 कंप्लीट होती है। ओके बेटा? हेलो स्टूडेंट, आपका जो लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर वायर, करंट कैरिंग लूप, इस टॉपिक में बेस्ट है। अब आज का जो टॉपिक है बेटा उसमें रहते हैं आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर लॉ। क्लियर? अपना जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली एक सिंपलेस्ट लॉ है जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 3 एंड एप्लीकेशन नंबर 4 सोल्व आउट करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो एम्पियर लॉ क्या बोलता है उसके लिए अपन बात करते हैं। देखिए, एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर जो फिनोमिना दिया था वो करंट सेगमेंट में दिया था, इसीलिए उसके हॉनर्स के केस में अपन करंट की जो यूनिट्स होती है बेटा, उस यूनिट्स में आप एम्पियर यूज करते हो। क्लियर? तो देखिए यहां पर मान लो एक करंट कैरिंग लूप लिया जा रहा है। जैसा मान लो एक पर्टिकुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप नहीं बोलकर एक सिंपल क्लोज लूप बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्लोज लूप। क्लियर? और इस क्लोज लूप में से करंट अमाउंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट अमाउंट फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो ये I1 करंट है और ये I2 करंट है और ये I3 करंट है। इसका मतलब आप सिंपलेस्ट वे में डिस्कस कर सकते हो कि सर यहाँ पर I1, I2 एंड I3 इज द टोटल करंट। क्लियर? ये हो गया। अब ये जो करंट सेगमेंट है, इस करंट सेगमेंट को आप समेशन ऑफ I इंक्लूड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर? क्या बोलेंगे अपन? समेशन ऑफ I दैट इज द कंप्लीट करंट।
अब इस करंट फिनोमिना, जैसे मान लो ये बंच ऑफ करंट है, उस बंच ऑफ करंट में बहुत सारे वायर है। सपोज करंट पूरी क्या हो रही है, ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कोरिलेट करने के लिए आपने एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर लिया जो यहां पर क्लोज लूप को सेट कर रहा है। अब एम्पियर ने इस सिस्टम को लॉ के रूप में इंडिकेट किया कि भाई जो भी मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड जनरेट हुआ, उस बी का क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रल कर देंगे। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डेल वेक्टर, क्या किया आपने, उस क्लोज लूप के बिहाफ पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन मींस दैट इज द कंप्लीट बंच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट विद समेशन ऑफ आई। क्या बोला इसने, द इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। एम्पियर्स लॉ का एक सिंपल फैक्ट रूल है कि आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट नंबर लिखने के बाद आपको ये इक्वेशन लेनी है, क्लियर। तो दैट इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। क्या बोल रहा है, द लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद क्लोज लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस या फिर इन वैक्यूम विद समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट, क्लियर है। तो एम्पियर्स का यही नियम यहां पे लागू होता है। इस सीक्वेंस में आपको नोट करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर के बाद इक्वेशन, और इक्वेशन के बाद 3 डायग्राम। ये नंबर ऑफ 3 डायग्राम अभी आपको यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी के बेस पे आपको रीड आउट करना है, क्लियर। देखिए अब जो मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, उस डायग्राम को जैसे मान लो आपने यहाँ पे लूप बनाया 1 2 2 एंड 3, क्लियर। यहां पर देखेंगे आप I1 I2 and I3। करंट अमाउंट I1 I2 उस लूप के अंदर से पास हो रही है, तो समेशन ऑफ आई आपको हमेशा क्लोज लूप के अंदर वाली करंट को लेना है। तो आपको फर्स्ट डायग्राम मैंने यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया, इक्वेशन आपको डिनोट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डेल एल वेक्टर इज इक्वल टू द म्यू नॉट समेशन ऑफ आई में I1 प्लस I2 इंक्लूड हो। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर I3 को क्यों नहीं लिया, बिकॉज I3 क्लोज लूप के अंदर नहीं है। अब नेक्स्ट केस आता है आपका I1 I2 एंड I3। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट। अब देखिए यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर सेम है तो समेशन ऑफ आई क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर। तो इस डायग्राम के नीचे ये इक्वेशन नोट करनी है, इस डायग्राम के नीचे ये इक्वेशन नोट करनी है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, I1 I2 एंड I3। तो व्हाट इज दैट इक्वेशन, इसको इसी के नीचे नोट करना, बी वेक्टर डेल वेक्टर इज इक्वल टू द म्यू नॉट। अब देखिए जहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में थी, आपने करंट्स को क्या किया बेटा, ऐड किया, क्लियर। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ 2 डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है और 3 डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 माइनस I3, क्लियर। एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट नोट करने के बाद आपको इक्वेशन नोट करना है, इक्वेशन नोट करने के बाद आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों डायग्राम एक ही रो में इंक्लूड करने हैं, क्लियर। ये आपका एम्पियर लॉ यहां पे कंप्लीट होता है।
अब देखिए, एम्पियर लॉ फिनिश होने के बाद आपको लेके चलते हैं एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट। और इसका जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के रिक्वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? क्या टॉपिक है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के केस में एक वायर ड्रॉ करते हैं। क्लियर? जैसा मान लो आपने एक वायर ड्रॉ किया, इसके अंदर कैपिटल आई करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रहा है? कैपिटल आई करंट। क्लियर? अब इस पर्टिकुलर वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके लिए बात करते हैं। तो व्हाट इज द पॉइंट फ्रॉम अराउंड इट? तो आपको पी पॉइंट इंक्लूड करना है। जैसा मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है। क्लियर? इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो व्हाट इज द कंप्लीट चांस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड कवर्स? कुछ भी नहीं करना, आपको एक इमेजिनरी क्लोज लूप ड्रॉ करना है। क्लियर? अब देखिए, यहां पर आप डेल एल इंक्लूड करेंगे और आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर वायर को उसके अराउंड स्मॉल आर रेडियस से कवर कर दिया। ओके, तो पी पॉइंट कहां है? द पी पॉइंट प्रेजेंट एट द स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिनोमेना। क्लियर? अगर आप चाहो तो यहां पर स्मॉल आर की जगह एक पर्टिकुलर स्मॉल डी वर्ड ले सकते हैं। देखिए, अब आपको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट कहां होगी? अबाउट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां होगी? ऑब्वियसली प्लेन से अंदर की ओर। कहां पे होगी? ऑब्वियसली प्लेन से अंदर की ओर। तो आपको 2D डायग्राम में 3D को ड्रॉ करना है। तो ये हो गया प्लेन से अंदर की ओर, मतलब बी वेक्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर वायर में जब करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेकआउट करना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की ओर है। क्लियर? अब आपने जो लूप लिया है उस लूप का डेल एल, उसका डेल एल वेक्टर भी कहां है? इस डायरेक्शन में है। तो ये जो डेल एल है, ये डेल एल वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। क्लियर? आपको थोड़ी सी इसमें थ्योरी डिनोट करनी है, उसके बाद सिंपल टॉपिक है फ्रॉम, यहां से डेरिवेशन स्टेप स्टार्ट होगी। एम्पियर लॉ। अब एम्पियर लॉ क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डेल एल वेक्टर इज इक्वल टू द म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। इसको ओपन कीजिए, बी डेल एल cos थीटा इज इक्वल टू द म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई को आपने पुट कर दिया, दैट इज द सिंपल आई करंट। यहां इस केस के लिए बात करेंगे, देयरफॉर टी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डेल एल वेक्टर। इसका मतलब थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। थीटा अगर 0 डिग्री हो गया तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू है डेल एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट ऑफ आई। अब व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल? क्लियर? आप इस वायर के अराउंड स्मॉल आर रेडियस पर एक लूप ड्रॉ कर रहे हैं जिसका एक पार्ट है, उस पार्ट का लेंथ है डेल एल। क्या दिया गया है? उस पार्ट का लेंथ डेल एल दिया गया है। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल? दैट इज द 2 पाई आर। ओके, पुट इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल दैट इज 2 पाई आर। अब इस 2 पाई आर को पुट कर दीजिए। देखिए, P 2 pi r is equal to the mu naught I. Then what is the value of B? Mu naught I upon 2 pi r.
देखिए ये एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं कि जब किसी पर्टिकुलर वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उससे स्मॉल डी डिस्टेंस पर जो आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे B1 की वैल्यू क्या ली थी आपने, μ0I1/2πdV। तो उसमें डेरिवेशन में अंडरलाइन हो रहा था कि फ्रॉम एम्पियर लॉ। तो ये वायर था, वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस थी, फॉर्मूला हो गया μ0I/2πr। क्लियर? देयरफॉर B इनवर्सली 1/r। क्या फॉर्मूला होगा? B इनवर्सली 1/r। क्लियर? इसी को ग्राफ में नोट करेंगे, ग्राफ में नोट करेंगे तो सिंपलेस्ट ग्राफ बनेगा। ये हो गया स्मॉल आर डिस्टेंस, ये हो गया B। क्लियर? तो ये ग्राफ B आपको नोट करना है। इसका मतलब डेरिवेशन में जो भी मैंडेटरी टर्म्स है थ्योरी की, उसको नोट करने के बाद आपका प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, दैट इज द B डॉट del L वेक्टर इज इक्वल टू μ0 समेशन ऑफ I, एंड दिस वैल्यू B del L cos theta is equal to the μ0 of I, therefore B vector is equal to the del L parallel, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, cos थीटा की वैल्यू 1। क्लियर? B del L बचा μ0 ऑफ समेशन ऑफ I। यहाँ पे del L की वैल्यू होती है 2πr, तो B इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0 I, दैट इज B इज इक्वल टू μ0 I/2πr। यह तो आपका एप्लीकेशन नंबर 1 का प्रोग्राम फिनिश हुआ। अब जैसा मान लो उस वायर की रेडियस क्या थी, कैपिटल R थी। क्लियर? क्या इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वायर की लेंथ और वायर का रेडियस आया क्या? नहीं आया। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां भी नोट करना है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स रेडियस एंड इट्स लेंथ। क्लियर? एप्लीकेशन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर 2 का फिनोमेना लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2। देखिए अभी जो आपने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था या वायर लिया था वो एक थिन वायर था। अब आपको यहां पर सॉलिड बैलन लेना है एक तरह से, जिस सिलेंडर बोलते हैं। तो ये लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। ठीक है? मतलब अब जो मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट करेंगे वो किसी पर्टिकुलर थिन करंट कैरिंग वायर के रेफरेंस में नहीं होगा, वो होगा एक सॉलिड सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। क्लियर? अब सॉलिड वायर का सपोज थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका एक डायमीटर भी सेट होगा, उसकी एक रेडियस भी सेट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक वायर ड्रॉ किया, इस वायर की रेडियस है कैपिटल R। क्लियर? तो यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस मैंडेटरी है वो है कैपिटल R। अब इस कैपिटल R के रेफरेंस में बात करें तो इसकी एक्सिस भी होगी। क्लियर? ये इसकी एक्सिस है, क्या दी गई है? दैट इज द एक्सिस ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। सपोज इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रहा है बेटा? कैपिटल आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट बी, एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे होगा,
जबकि इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो फर्स्ट केस के लिए तो हो गया स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्या हो गया, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर। सेकेंड केस, इस पी पॉइंट को उठा के यहां रखेंगे, तो ये सेकेंड केस के लिए हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब देर आर नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहां पर फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन कहां पे होगी, द पी पॉइंट प्रेजेंट इनसाइड टू दिस लोकेशन। अगर मान लो ये स्मॉल आर यहां पे इंक्लूड होगा, तो थर्ड पॉइंट के लिए बात करें स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो देर आर नंबर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट आर अवेलेबल फॉर द रिगार्डिंग ऑफ द टेस्टिंग पॉइंट। फर्स्ट इज, ये वायर से, जो वायर है उस वायर की एक्सिस से ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे होगा, तो आप फर्स्ट केस लेंगे। सेकेंड केस में उस स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो जो बी आउटर इंक्लूड हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा बी सरफेस में, और थर्ड पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है बी इन। क्लियर। आपको अगर पॉइंट लोकेशन क्लेरिफाई हो चुकी है तो एप्लीकेशन नंबर सेकंड का फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस डिस्कस करते हैं। क्लियर। एक पॉइंट हो गया स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के केस में, दैट इज द आउटर साइड पॉइंट। एक पॉइंट हो गया बेटा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रेडियस, दैट इज द पॉइंट प्रेजेंट ऑन द वायर। और एक पॉइंट हो गया द पॉइंट प्रेजेंट इनसाइडेड टू द वायर। क्लियर। तो इनसाइडेड वायर के केस में स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा। तो एप्लीकेशन नंबर 1 के बाद एप्लीकेशन नंबर 2 को लेके चलते हैं। देखिए केस फर्स्ट में आपको नोट करना है एक पी पॉइंट, और ये पी पॉइंट कौन सा है, आउटसाइड पॉइंट, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। एक पी पॉइंट दैट इज द आउटसाइड पॉइंट, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कुछ नहीं, एक वायर को ड्रॉ कीजिए, इसकी एक्सिस ड्रॉ कीजिए, इसमें कैपिटल आई करंट फ्लो होता है, यहां से लेकर यहां तक स्मॉल आर, ये पी पॉइंट पे होगा, दैट इज स्मॉल आर। क्लियर। अब आपको क्या करना है, लूप ड्रॉ करना है। मीन्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी कैन कवर अ लीनियर कंडक्टर वायर, सॉलिड वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इन द स्मॉल आर रेडियस सर्कुलर लूप, मतलब क्लोज लूप में आपने इसको इंक्लूड कर लिया। जो केस नंबर फर्स्ट है वो डिटो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट का जस्ट कॉपी है, कंप्लीट कॉपी है। तो यहां पर अपन डेल एल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की ओर होगा, डेल एल वेक्टर पी अंदर की ओर होगा। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एम्पियर लूप। क्लियर। एम्पियर लॉ कौन सा है, दैट इज द एम्पियर लॉ ऑफ लूप। एम्पियर लूप लॉ इसे कहते हैं। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डेल एल वेक्टर इज इक्वल टू द म्यू नॉट ऑफ समेशन ऑफ आई, दैट इज कंप्लीट फिनोमेना। आपको पता है समेशन ऑफ आई की जो वैल्यू है वो आपके पास कंप्लीट आई है। मीन्स आप जिस पर्टिकुलर वायर या सॉलिड कंडक्टर वायर की बात कर रहे हैं उसमें कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है। Therefore, इसको ओपन कीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन बी डेल एल cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई। तो therefore बी वेक्टर परपेंडिकुलर डेल एल वेक्टर, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। इसका आउटपुट होगा बी इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल इज इक्वल टू द म्यू नॉट ऑफ आई। क्लियर। अगर आप स्मॉल आर रेडियस के लूप पर डेल एल काउंट करते हैं तो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, पुट इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल इज इक्वल टू 2 पाई आर।
इसका मतलब इसको यहां पे नोट कर रहा हूं, B 2 pi r is equal to mu naught of I. What is the B? Mu naught I upon 2 pi r. क्लियर? और ये होगा आपका B out. क्या होगा? B out. B नोट को मतलब यहां पे आप डिनोट कर रहे हैं बेटा B out. अब देखिए एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट का ये कंप्लीट कॉपी है. क्लियर? कंप्लीट कॉपी इसलिए क्योंकि थिन वायर होगा, वो भी स्मॉल आर रेडियस की लूप में इंक्लूड हो रहा है. कैपिटल आर रेडियस का वायर होगा तब भी वो थिन वायर के लूप में काउंट हो रहा है. क्लियर? अब लेते हैं बेटा एप्लीकेशन नंबर 2 का ही केस नंबर 2. तो केस नंबर 2 में क्या चेंज करना है? एट 3 पॉइंट ऑन सरफेस. ये हो जाएगा यहां से केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2 एट 3 पॉइंट ऑन सरफेस. और ऑन सरफेस बात करेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर. क्लियर? इसमें आपको यहीं पे नोट करना है देयरफॉर B इनवर्सली 1 by r. क्लियर? B नोट का फॉर्मूला नोट करने के बाद आपको केस 2 डालना है एट P पॉइंट ऑन सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. देखिए we know B out is equal to mu naught I upon 2 pi small r. Put R की जगह कैपिटल R, तो B बिलोंग्स टू द B सरफेस. B सरफेस की वैल्यू हो जाएगी mu naught I upon 2 pi r. That is the maximum value. क्या है ये? मैक्सिमम वैल्यू. स्मॉल आर रेडियस से आप जैसे जैसे वायर के पास आएंगे तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है. और डिस्टेंस अगर कम होगी तो B इनवर्सली 1 अपॉन R के केस में B की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी. इसका मतलब सरफेस के केस में दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. केस नंबर सेकंड यहां पे फिनिश होता है. आपको केवल इतना सा ही नोट करना है. लेते हैं बेटा केस नंबर थर्ड. ये हो जाएगा एट P पॉइंट और ये हो जाएगा इनसाइड. इनसाइड में स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर. मीन्स अब इस पर्टिकुलर फिनोमिना को डिनोट करने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा. देखिए कैपिटल आर रेडियस है, तो आपको इसको डिनोट करना है. दैट इज स्मॉल आर रेडियस. क्लियर? जब आपको अच्छी तरह पता है कि इफ कैपिटल आई करंट फ्लो इन द वायर ऑफ कैपिटल आर रेडियस, तो व्हाट इज द करंट डेंसिटी? I अपॉन पाई आर स्क्वायर. लेकिन अब आपको समेशन ऑफ आई इंक्लूड करना है, तो जो करंट फ्लो होगी वो फ्लो होगी समेशन ऑफ आई. क्लियर? और समेशन ऑफ आई इस इनसाइडेड करंट कैरिंग पॉइंट पर डिस्क्लोज होगी. तो ये आपने P पॉइंट लिया और P पॉइंट लेने पर आपने इसका लूप क्या लिया? इसका लूप. क्लियर? स्टार्ट करेंगे. वी नो दैट कैपिटल आर रेडियस वायर इंक्लूड कैपिटल आई करंट फ्लो.
तो ये हो गया करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया, क्या लिखा मैंने? We know that capital R radius wire include the capital I current flow. Now current density J is equal to I upon R square. तो ये हो जाएगा according to diagram summation of I include I upon pi r square into pi small r square. Pi से pi कट गया. What is the summation of I? That is the I r square upon capital R square. Summation of I is equal to I r square capital R square. That is the equation number first. So we know that the capital R radius wire include the capital I current flow. Now current density belongs to the J is equal to I upon pi r square. According to the diagram, summation of I would be I upon R square into pi r square. जो मिडिल वायर है स्मॉल r रेडियस का, उससे रिलेटेड करंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ भी अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ लगाना है इस डायग्राम के पास। देखिए from Ampere's law, B dot del L is equal to the mu naught summation of I. Mu naught summation of I. इसको ओपन कीजिए। B del L cos theta is equal to mu naught summation of I. Therefore ये कंडीशन आपकी सही सही, थीटा की वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 है तो ये क्या बचा BDL। ये हो गया BDL इज इक्वल टू द म्यू नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ I upon R square into small r square। ये हो गया B इंटीग्रेशन ऑफ del L is equal to mu naught I upon R square small r square। Put integration of del L is equal to 2 pi r, so B 2 pi r is equal to mu naught R square upon capital R square। What is the value of B? B inside it is equal to mu naught I upon 2 pi R square, और R से कट गया R, that is small r। ये आपका केस नंबर 3 यहाँ पे फिनिश होता है। Clear? From the Ampere's law, BDL is equal to mu naught I, BDL cos theta is equal to mu naught summation of I, BDL theta is equal to 0, cos theta की वैल्यू 1। आपने ये वैल्यू mu naught summation of I ऑलरेडी इंक्लूड कर कैलकुलेशन में है, तो I अपॉन R स्क्वायर तो R स्क्वायर, B del L अपने पास है mu naught I R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। नाउ del L इज इक्वल टू 2 pi R, 2 pi R, R से R कैंसिल आउट, द B in mu naught I upon 2 pi R square into small r। So what is the value of B in? देखिए B in डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। अब लेते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर?
यहाँ तो हो गया बी आउट इनवर्सली यहाँ पे हो गया बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ, और यहाँ हो गया बी एस मैक्सिमम। क्लियर? That is the graphical representation of magnetic field due to the solid cylindrical current carrying conductor wire. एप्लीकेशन नंबर 1 and 2 यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। क्लियर इट? और इसी के साथ एडिशनल में जो क्वेश्चन नंबर 8 था प्रीवियस लेक्चर का, वो भी सोल्व किया गया है। क्लियर बेटा? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।